हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग मोटिवेशन करने वाले हैं, जिसकी तुम लोगों को भी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस चैप्टर की भी जरूरत है और मोटिवेशन की भी जरूरत है। मोटिवेशन चाहिए तो भाई मेरे वीडियोस देख लो जाके, मोटिवेशन वाली में डालते रहता हूँ, बीच बीच में तुम लोगों को डांटते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ कि कितना जरूरी है अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। तो वो वाली मोटिवेशन चाहिए तो वो वीडियोस जाके देखो। और मोटिवेशन का नॉलेज चाहिए, मोटिवेशन का जो तुम्हारा मैनेजमेंट में पोर्शन आने वाला है वो चाहिए, तो ये वाली वीडियो पे कंटिन्यू करो। भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिए करो। लाइक करने से यूट्यूब कोई पैसे वैसे नहीं देता हमको, लाइक करने से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिलती है और वो है मोटिवेशन। तो भाई लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बता दिए करो वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, अच्छा लगता है तो बस कर दिए करो। तो देखो, सबसे पहले हमको मोटिवेशन चैप्टर पढ़ना है। इसके अंदर हम वेरियस थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे। मोटिवेशन जो है वो आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है, व्हाट वी कैन से। इसके बाद डिसीजन मेकिंग करना है, फिर आपका ये मैनेजमेंट का पोर्शन जो है पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, साइड बाय साइड तुम लोग थ्योरीज लर्न करते रहना। दिसंबर अटेम्प्ट वालों की और आगे वाले अटेम्प्ट के बच्चों की बात कर रहा हूँ। सितंबर वालों का तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, तो तुम लोगों को तो समझ समझ के ही चलना है। ठीक है, तो देखो, द टर्म मोटिवेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव। और मोटिव मतलब क्या होता है? अर्ज टू डू समथिंग, मतलब मेरे को कुछ करने का है, दैट इज मोटिव। ठीक है, द प्रोसेस, मोटिवेशन प्रोसेस क्या होता है? मोटिवेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग लोगों को इंड्यूस करते हैं और इंस्पायर करते हैं। इंड्यूस करते हैं मतलब मनाते हैं, और इंस्पायर करते हैं मतलब उन लोगों को उस डायरेक्शन की तरफ खींचते हैं। इंस्पायर करना मतलब अपनी तरफ खींचना। ठीक है, टू टेक डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, ताकि हम लोग उनसे काम करवा सके, वो एक्शन करवा सके, जिससे हमारा अल्टीमेटली क्या मोटिवेशन क्यों करेगा एक मैनेजर? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करवाने के लिए। ठीक है, तो दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल मोटिवेशन। अब देखो, मोटिवेशन सबसे पहले अराइज कहां से? अवेयरनेस ऑफ नीड, मतलब सबसे पहले एक आदमी अब वो पता लगाता है कि उसकी नीड क्या है। एक आदमी को पहले पता होती है अरे मेरी ये नीड है, फिर अब वो उस नीड को ढूंढने के लिए एक्शंस देखता है। ठीक है, एक्शंस देखता है, और अगर वो एक्शन सक्सेसफुल हो गया, अगर वो एक्शन सक्सेसफुल हो गया तो उसकी नीड क्या हो जाएगी? ये देखो, सर्च फॉर एक्शन करेगा। अगर उसकी नीड सक्सेसफुल हो गई तब फिर वो नई नीड के तरफ चला जाएगा। मतलब मान लो पहले उसको चाहिए था कि मेरे को वेजेस चाहिए, हाई वेजेस, तो ठीक है, उसको हाई वेजेस वाली सैलरी मिल गई तो उसकी नीड फुलफिल हो गई। अब उसको चाहिए एक अच्छा, एक मजेदार, एक खेलने कूदने वाला वर्किंग एनवायरनमेंट, तो अब वो नई नीड की तलाश में निकलेगा। ठीक है, कि उसकी नई नीड क्या है और वो नीड उसकी सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। बाई चांस उसने एक्शन सर्च किया और उसको वो एक्शन नहीं, उस एक्शन से उसकी नीड फुलफिल नहीं हुई, जो पुरानी वाली नीड थी वो उस एक्शन से फुलफिल नहीं हुई, तब फिर वो नया एक्शन ढूंढने लगता है कि ऐसा कौन सा एक्शन करूं जिससे मेरी नीड फुलफिल हो जाए। ठीक है, जब उसकी नीड फुलफिल नहीं होगी तब वो ये काम करेगा। समझ में आया? मतलब देखो, सिंपल शब्दों में वो सबसे पहले अपनी नीड पता लगाएगा कि मेरी नीड क्या है, फिर वो एक्शन ढूंढेगा जिससे उस नीड को पूरा कर सके। अगर उसकी नीड फुलफिल हो गई तो कोई बात नहीं, अब वो नई नीड ढूंढना चालू कर देगा। सेटिस्फाई नहीं होगा, अब वो नई नीड ढूंढना चालू कर देगा। बाई चांस उसकी नीड फुलफिल नहीं हुई तो फिर वो दूसरा एक्शन ढूंढेगा। इस एक्शन से काम नहीं बना, अब वो नया एक्शन ढूंढेगा, नया तरीका ढूंढेगा अपनी नीड को, ये वाली नीड को फुलफिल करने का। ठीक है। देखो, मोटिवेशन इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन नीड्स और इंसेंटिव। ठीक है, नीड्स तुमको पता है क्या होती है, हमको जो चाहिए, पर इंसेंटिव क्या होता है? जो हमको दिया जाता है, वेदर इट इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ताकि हम लोग उस डायरेक्शन में काम करें। ठीक है, जैसे तुम अगर प्रोडक्शन का टारगेट रीच करोगे तो मैं तुमको ज्यादा पैसे दूंगा, तो दिस इज व्हाट इंसेंटिव। अगर तुम काम अच्छे से करोगे मैं तुम्हारा प्रमोशन करवाऊंगा, दिस इज व्हाट इंसेंटिव। वेदर इट इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, दोनों भी इंसेंटिव है। इंसेंटिव तुमको इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुम काम करो, जो काम तुमको बोला जा रहा है वो तुम काम करो। देखो, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन कैन बी आइडेंटिफाइड। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन क्या होते हैं? पहला है मोटिवेशनल, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। यस, मोटिवेशन कंप्लीटली साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट सब्जेक्टिव है। इवन हम लोग जो थ्योरीज भी पढ़ेंगे, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ना है, थ्योरीज भी पढ़ेंगे, वो भी अलग 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 रहेगी। कोई किसी पे फोकस कर रहा होगा, किसी पे फोकस कर रहा होगा। कोई एक स्टैटिक थ्योरी कोई बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज अपने आप में डायनामिक है। तो ह्यूमन बिहेवियर जब अपने अपने डायनामिक है तो दिस इज कंप्लीट साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो देखो, ह्यूमन नीड्स पे डिपेंडेंट है, जनरेट विद इन एन इंडिविजुअल। नीड्स आर फीलिंग इन द माइंड ऑफ द पीपल दैट लैक सर्टेन थिंग्स। ठीक है, नीड क्या होता है? एक आदमी के दिमाग के अंदर चल रही हुई चीजें होती है कि उसको क्या क्या जिंदगी में चाहिए है। ठीक है, सच फीलिंग इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एक्टिविटी ऑफ द, और उन फीलिंग्स को अचीव करने के लिए वो अपने बिहेवियर को, उसका बिहेवियर वैसे ही वर्क करता है कि उसको वो चीज अचीव करनी है। तो हम लोग उसको लालच देके वो काम करवा सकते हैं जो हमको उससे करवाना है। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम में तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो मैं तुमको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता हूं? तुम्हारी नीड क्या है? भैया फाउंडेशन क्लियर करना है। मैं तुमको इन्फ्लुएंस कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा बेटा पढ़ ले, फाउंडेशन में फेल हो जाएगा, बेटा 5 घंटे पढ़िए, बेटा 2 घंटे पढ़िए। तो मैं तुमको जैसे जैसे बोलूंगा तुम वैसे वैसे करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक नीड है फाउंडेशन क्लियर करना, और मैं
क्योंकि तुम्हारी वो नीड है, मैं तुम्हारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ उस नीड का बार बार एग्जाम्पल देखे। फाउंडेशन का एग्जाम है, अगले महीने एग्जाम है, 6 महीने बाद एग्जाम है, कर ले कर ले कर ले। तो दिस इज व्हाट वी कैन से कि तो हम लोग तुम्हारी उस फीलिंग्स का यूज करके तुमको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन इज टोटल एंड नॉट पीस मिल, बोल रहा है मोटिवेशन पीस मिल। मोटिवेशन भाई ऐसे 10-10 ऐसे 5% मोटिवेशन, फिर 10% मोटिवेशन, फिर 50% मोटिवेशन, ऐसे नहीं, पार्ट्स में नहीं। मोटिवेशन आती है फुल आती है, टोटल आती है, एक साथ आती है, ऐसे पार्ट्स में मोटिवेशन नहीं आ सकती। तो देखो, a person cannot be motivated in parts. An employee is an individual unit and his needs are interrelated. He cannot be motivated by fulfilling some of his needs partly. तो बोल रहा है कुछ ही नीड्स को पार्टली पूरा करने से एक एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होता, पूरी पूरी नीड्स उसकी फुलफिल होनी चाहिए तभी वो मोटिवेट होता है, ठीक है। मोटिवेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यस, तुम लोग हर एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में या हर एक महीने में बोलते हो भैया मोटिवेशन की जरूरत है, आपकी जरूरत है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो दैट इज वाई मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं एक बार तुमको मोटिवेट कर दिया अब तुम पढ़ते रहो 6 महीने बैठ के, नहीं, मेरे को टाइम टू टाइम 15 दिन 20 दिन में एक मोटिवेशनल वीडियो डाल के तुमको मोटिवेट करना पड़ता है, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। ह्यूमन नेचर है, टेंड्स टू डिमिनिश होगा तो फिर से आग लगानी पड़ती है, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे जाओगे, फिर आग लगाना पड़ेगा। देखो, इट इज नॉट अ टाइम बाउंड प्रोग्राम और अ टच एंड गो अफेयर। ह्यूमन नीड्स आर इनफाइनाइट, हमको पता है ह्यूमन नीड्स इनफाइनाइट होती है। एज सून एज वन नीड इज सेटिस्फाइड, एक और नीड आ जाती है, एक नीड खत्म हुई दूसरी आ गई, ठीक है। इन द वर्ड्स ऑफ मैकग्रेगोर, मैन इज अ वांटिंग एनिमल। मैकग्रेगोर बोलते हैं, उनकी थ्योरी भी हमको पढ़नी है कि मैन जो है वो वांटिंग एनिमल है, मतलब उसको चाहिए और चाहिए और चाहिए और दो, ऐसा। एज सून एज वन इज सेटिस्फाइड, उसकी अनदर नीड वो सामने आ जाती है। दिस प्रोसेस इज अनएंडिंग, सेटिस्फैक्शन ऑफ वन नीड गिव फीलिंग ऑफ अनदर एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। बोल रहा है एक नीड सेटिस्फाई होती है कि दूसरी नीड आ जाती है और फिर उसको हम लोग पूरा करने के लिए भगना चालू कर देते हैं, ठीक है। मोटिवेशन का गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, तो मोटिवेशन से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आता है। यस, मोटिवेशन का यूज ही गोल की तरफ बढ़ाने के लिए किया जाता है। मोटिवेशन का यूज हम क्यों करते हैं कि तुम्हारा एक गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है, उसकी तरफ तुमको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। अ पर्सन बिहेव इन सच अ वे दैट ही कैन सेटिस्फाई हिज गोल्स और नीड्स, ठीक है। पर्सन ऐसे काम करता है जिससे उसके गोल्स, उसके नीड्स जो भी हो वो फुलफिल हो। A person will work as long as he feels his action was fulfilling his strong felt needs. He will not pursue the activity and will lose interest in the work if the feeling is not satisfying his needs. बोल रहा है सिंपल, वो ऐसे ही काम करेगा जहां उसके सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, जहां उसके नीड्स पूरे हो रहे हो। जहां उसके नीड्स पूरे नहीं होंगे, जहां उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ऐसे काम वो नहीं करेगा, ठीक है। मोटिवेशन में भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, यस मैं पहले भी बताती हूँ, मोटिवेशनल पैसे के टर्म्स में भी हो सकता है, बिना पैसे के टर्म में भी हो सकता है। जैसे तुम्हारी कोई तारीफ कर दे, तुमको कोई वैल्यू बता दे, नहीं यार मेरी नजरों में तो इतना ऊपर है, तो भी तुमको मोटिवेशन दे देता है, ठीक है। और तुमको फाइनेंशियली दे दे कि तू ये काम कर दे, तेरे को इतना पैसा दूंगा, तू ये काम कर दे, तेरा इतना सैलरी बढ़वाऊंगा, तो वो भी मोटिवेशन है। तो दैट इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यस, क्यों कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है? बिकॉज हम लोगों को ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है और ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी डायनेमिक, इवन पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, ठीक है। एक जन के लिए जो पैसा मोटिवेशन है, दूसरे के लिए वो मेरा बोलना मोटिवेशन है, तीसरे के लिए वो छुट्टी मोटिवेशन है, चौथे के लिए वो वर्कलोड मोटिवेशन है, पांचवे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मोटिवेशन है। तो इट्स वेरी डायनेमिक, इट्स वेरी डायनेमिक, ठीक है। तो देयर इज नो यूनिवर्सल थ्योरी और अप्रोच टू मोटिवेशन, मोर ओवर इंडिविजुअल डिफर इन व्हाट मोटिवेट्स देम। वही बोल रहा है, इंडिविजुअल डिफर करते हैं कि क्या क्या चीजें उनको मोटिवेट करती है। जैसे मेरे को तुम लोगों के लाइक और कमेंट मोटिवेट करते हैं, पर तुम लोग तो करते ही नहीं हो, क्या बोलूं मैं, ठीक है। पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। Therefore, a manager has to analyze and understand a variety of needs and has to use a variety of rewards to satisfy them. तो बोल रहा है मैनेजर को इसलिए टाइम टू टाइम एनालाइज करके वैरायटी ऑफ नीड्स को बाहर निकालना पड़ता है और उन लोगों को देते रहना पड़ता है जिसकी जो नीड है, ताकि लोग मोटिवेटेड रहे, ठीक है। ही शुड नॉट एक्सपेक्ट ओवरनाइट रिजल्ट, और उसको ओवरनाइट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन क्या है, ठीक है, क्रूशियल फैक्टर है डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके कुछ हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। पहला है हायर एफिशिएंसी। Higher efficiency is also is a very important feature. What we can say is a motivation का एक बड़ा टारगेट है higher efficiency, ठीक है। मोटिवेशन कराया क्यों जाता है? ताकि तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। मैं तुमको क्यों मोटिवेट करता हूँ? ताकि तुम ज्यादा टाइम पढ़ो, ताकि तुम ज्यादा फोकस से पढ़ो, ठीक है। टाइम मत लगाओ ज्यादा, पर फोकस ज्यादा रखो, ठीक है। तो वो मोटिवेशन का सबसे मेन टारगेट है एफिशिएंसी को बढ़ाना। तो देखो, मोटिवेशन इज इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। A worker may be very competent, but no activity can take place until the individual is willing to perform that activity. बोल रहा है एक वर्कर बहुत कॉम्पिटेंट हो सकता है, एक स्टूडेंट बहुत कॉम्पिटेंट हो सकता है, पर जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स यानी मोटिवेशन ना लगे, तब तक वो अपनी एफिशिएंसी हो सकता है बाहर ही ना निकाल पाए, ठीक है। What employees do depend largely on how much and why they want to do. Employees क्या करेंगे, ठीक है, वो चीज डिपेंड करती है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, लार्जली डिपेंड करती है कि उनको करने की क्या इच्छा है। What they want to do, उनको करने की क्या इच्छा है।
इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, मोटिवेटेड इंप्लॉय गेट ग्रेटर परफॉर्मेंस देन डिमोटिवेटेड वन। बोल रहा है मोटिवेटेड इंप्लॉय बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है एज कंपेयर टू डिमोटिवेटेड इंप्लॉय। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बोल रहा है मोटिवेशन इंस्पायर एम्प्लॉय टू मेक बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बोल रहा है अगर एक मोटिवेशन फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा हो तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। कौन से रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, दे वर्क होल हार्टेडली टू अप्लाई देयर एबिलिटी एंड पोटेंशियल इन मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड कॉस्ट। बोल रहा है पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं जब वो लोग मोटिवेटेड रहते हैं ताकि वेस्ट कम हो और कॉस्ट रिड्यूस हो। ठीक है, द एंटरप्राइज कैन मेक मैक्सिमम यूज ऑफ द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फिजिकल रिसोर्स एज वेल एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अचीव कर पाते हैं मोटिवेशन के थ्रू। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। यस, मोटिवेटेड इंप्लॉइज होंगे तो लेबर टर्नओवर कम होगा। भैया लेबर टर्नओवर क्या होता है? मतलब इंप्लॉय छोड़ के जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, छोड़ के जाते हैं, नए इंप्लॉय आते हैं, पुराने जाते हैं, नए आते हैं, तो दैट इज लेबर टर्नओवर। ठीक है, तो हाई मोटिवेशन लीड्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्कर, अपॉर्चुनिटी फॉर द नीड और सेटिस्फैक्शन, मेक एम्प्लॉय लॉयल एंड कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। एज अ रिजल्ट लेबर एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर आर लो। तो बोल रहा है एम्प्लॉइज को लॉयल और कमिटेड बना देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इससे लेबर टर्नओवर, लेबर एब्सेंट जो होते हैं, छुट्टियां मारते हैं, वो कम होती है। ठीक है, better industrial relationship, increase labor productivity in turn result in higher wages for employees। ठीक है, बोल रहा है ज्यादा प्रोडक्टिविटी अगर लेबर के अंदर होगी तो हम उनको ज्यादा सैलरी देंगे। ठीक है, मोटिवेशन स्कीम्स क्रिएट इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। बोल रहा है मोटिवेशन के कारण जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ मर्ज हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल का मोर और लेस इंटरेस्ट जो है वो पैसा कमाने पर होता है और ऑर्गेनाइजेशन का होता है आउटपुट बढ़ाने में। तो हम उसको बोलेंगे तू आउटपुट बढ़ा, हम तेरे को पैसा ज्यादा देंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ा, हम पैसा ज्यादा देंगे। तो अल्टीमेटली दोनों के जो गोल से आपस में अलाइन हो गए। ठीक है, देयर अराइज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ ऑल लेवल। और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और म्यूचुअल कोऑपरेशन हर लेवल पे आती है मोटिवेशन से। ठीक है, मोटिवेशन विल फॉस्टर टीम स्पिरिट अमंग वर्कर, दिस विल रिड्यूस लेबर अनरेस्ट, क्रिएट बेटर रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। बोल रहा है मोटिवेशन से टीम स्पिरिट आती है और टीम स्पिरिट के कारण मैनेजमेंट और वर्कर्स आपस में मिलजुल के प्यार से काम करते हैं। ठीक है, easier selection, enterprise that offer abundant financial non-financial activities enjoy reputation in the labor market, therefore it can easily attract competent। बोल रहा है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बहुत सारे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं, उन लोगों की रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी होती है और उनको बहुत आसानी से बहुत हाई लेवल कॉम्पिटेंट इंप्लॉइज मिल जाते हैं। जैसे हर बंदा चाहता है कि उनका गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजॉन में, रिलायंस में इधर जॉब लग जाए। क्यों? क्योंकि इन फर्म्स की, इन कंपनीज की क्या है मार्केट में एक रेपुटेशन है। ठीक है, facility changes, high motivation helps to reduce resistance to change, an organization has to incorporate changes to cope up with environmental changes, properly motivated employees accept, introduce, implement these changes keeping the organization effective। तो बोल रहा है हाईली चेंजिंग एनवायरनमेंट में बार बार कंपनी को चेंज होना पड़ता है, नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, नए प्लान्स बनाने पड़ते हैं और उन प्लान्स को एक्सेप्ट करने में बहुत आसानी होती है। किनको? मोटिवेटेड इंप्लॉइज को। मोटिवेटेड इंप्लॉइज को आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं और परफॉर्म कर लेते हैं बहुत आसानी से, उनको ज्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पढ़ना है हमको। तो सेवरल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है, सम आर कॉल्ड कंटेंट थ्योरी एंड अदर आर कॉल्ड प्रोसेस थ्योरी। दीस थ्योरीज कैन बी समड अप विद मैस्लो नीड है, हर्सबर्ग है, थ्योरी एक्स थ्योरी बाय मैकग्रेगोर की है, एडरफर ईआरजी की है, अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल है मैकलेंडर का, जे स्टैक एडम थ्योरी है, इक्विटी थ्योरी, विक्टिम ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। ओनली फर्स्ट थ्री थ्योरीज वी हैव टू डिस्कस। फर्स्ट थ्री मतलब मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ना है, हर्सबर्ग पढ़ना है और मैकग्रेगोर का पढ़ना है। ठीक है, तो पहला है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। तो देखो, अब्राहम एच मैस्लो एन एमिनेंट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डेवलप अ जनरल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जनरल मतलब लिटरली दिस थ्योरी इज वेरी जनरल मतलब एकदम बेसिक तरीके से बहुत इजी वे में तुमको समझाया गया है कि कैसे एक मोटिवेशन फैक्टर एक इंडिविजुअल के अंदर काम करता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हायरार्की क्रिएट कर दी। हायरार्की मतलब क्या होता है? थोड़ा, ज्यादा, 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 ऐसे ये होता है हायरार्की। तो पहले, सबसे पहले क्या फुलफिल करो, उसके बाद क्या फुलफिल कर, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, ऐसे 5 लेवल में उन्होंने बांट दिया हमको क्या 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 चाहिए। ठीक है, तो देखो नोन एज नीड हायरार्की थ्योरी भी बोला जाता है। साइलेंट फीचर क्या है इसका? ह्यूमन नीड्स आर मल्टीपल। देखो, ह्यूमन नीड्स आर मल्टीपल, कॉम्प्लेक्स एंड इंटर रिलेटेड। बोल रहा है ह्यूमन नीड्स बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, सबके अलग अलग है, किसका क्या पता लगे, और प्लस आपस में इंटर रिलेटेड है, मतलब ओवरलैप्ड है आपस में एक दूसरे से। मतलब एक खत्म दूसरी चालू, दूसरी खत्म तीसरी चालू, तीसरी खत्म चौथी चालू, पहली खत्म नहीं हुई दूसरी फिर से चालू हो गई, तो ऐसा, तो इंटर रिलेटेड आपस में। ह्यूमन नीड्स फॉर्म अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑन हायरार्की। और ह्यूमन नीड्स क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर बना देते हैं हायरार्की का। ठीक है, कि पहले ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। ठीक है, हायर लेवल नीड डज नॉट बिकम एन एक्टिव मोटिवेशन। ठीक है,
फोर्स अंटिल द प्रीसीडिंग लोअर ऑर्डर नीड टू बी सेटिस्फाइड। बोल रहा है कि एक नीड जो लोअर लेवल की हो जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक हायर लेवल सेटिस्फाई करने का भी कोई फायदा नहीं होता। मतलब पहले लोअर लेवल वाली सेटिस्फाई करो फिर हायर में जाना, फिर हायर में जाना। मतलब पहले लोअर से चलो ऊपर तक जाओ, पहले ही ऊपर वाली सेटिस्फाई कर दो, तुमको लगेगा नहीं मैं पहला दूसरा तीसरा छोड़ देता हूँ, सीधा चौथा सेटिस्फाई कर देता हूँ, उससे काम नहीं बनेगा। ठीक है, ये ऐसा ये थ्योरी बोलती है ना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ये थ्योरी बोलती है। As soon as one need is satisfied, another need emerge. जैसी एक खत्म दूसरी चालू। This process need satisfaction continue from birth to death. Man is a wanting animal. बोल रहा है जब से पैदा हुए और मरते दम तक ये चीजें चलती रहती है और man is a wanting animal। ठीक है, A satisfactory need is not a motivator. A satisfied need is not a motivator. Unsatisfied need which regulates an individual behavior. बोल रहा है एक satisfied need जो है वो मोटिवेटर का काम नहीं करेगी लंबे समय तक। ठीक है, उससे ज्यादा हम लोगों को अनसेटिस्फाइड नीड्स को देखना पड़ेगा जो कि इंडिविजुअल बिहेवियर को ज्यादा इंफ्लुएंस कर सकती है। मतलब तुम्हारी वेजेस ऑलरेडी तुमको चाहिए थी 1 लाख पर मंथ मिल रही है तो वो सेटिस्फाइड है, तो वो तुम्हारा मोटिवेटर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यू आर सेटिस्फाइड, तुमको पता है 1 लाख की, लेकिन तुमको प्रमोशन चाहिए तो मैं प्रमोशन के नाम पर तुमसे काम करवा सकता हूं। तो देयर इज एन अनसेटिस्फाइड नीड प्रमोशन, और उसके बेसिस में मैं तुमको इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। ठीक है, वेरियस नीड लेवल्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड ओवरलैपिंग। बोल रहा है सब लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट और ओवरलैप्ड होते हैं, मतलब एक खत्म नहीं हुआ दूसरा चालू हो जाता है। ईच हायर लेवल नीड इमर्ज बिफोर द लोअर लेवल नीड इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड। बोल रहा है हर हायर लेवल नीड जो है वो चालू हो जाती है उस नीड जो नीचल नीड रहती है उसके कंप्लीट होने के पहले। मतलब देखो नीचल नीड अभी चली रही है, उसके पहले ही हायर वाली ये देखो यहीं से चालू हो जाती है। ठीक है, नीचे वाली नीड अभी कंप्लीट हुई नहीं है पर ऊपर वाली, भैया क्या नीचे ऊपर कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा। देखो यहां समझ में आएगा तुमको, ये देखो। तो सबसे नीचे है तुम्हारी साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर तुम्हारा क्या क्या आता है? तुमको फूड, रेस्ट, शेल्टर, रिक्रिएशन चाहिए। मतलब बेसिकली तुमको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जिंदगी जीने के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने के लिए, वो चीज तुम्हारी साइकोलॉजिकल नीड्स है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है, अब देखो साइकोलॉजिकल खत्म नहीं होगी, सेफ्टी और सिक्योरिटी चालू हो जाएगी, ऐसा वो बोल रहा था ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी, फेयर ट्रीटमेंट, ये सब। ठीक है, कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बायसनेस ना हो, मैनेजर कुछ लोगों को अच्छा और कुछ लोगों को बुरा ट्रीट ना करे, जॉब सिक्योरिटी हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कभी भी ऐसा ना हो कि मैनेजर बोला चलो मैं तुमको निकाल दे रहा हूं जॉब से, ऐसा ना हो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। थर्ड है सोशल नीड। सोशल नीड मतलब ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, हम लोगों को लोगों के साथ बातचीत करना, गप्पे मारना, डिस्कशन करना अच्छा होता है। तो एक फ्रेंडशिप, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक टीम के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बिलोंगिंगनेस वाला बात होना चाहिए यहाँ पर। एस्टीम नीड्स, इसके अंदर कोई स्टेटस, कोई रिकॉग्निशन, कोई अचीवमेंट और कोई इंडिपेंडेंस तुमको मिले, कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुमको पद मिल जाए, पद तुम्हारा बढ़ जाए, पोस्ट तुम्हारी बढ़ जाए, या तुमको कोई एक वो मिल जाए, तो ये चीज तुम्हारी क्या करेगी? एस्टीम नीड्स को बूस्ट करेगी। ठीक है, फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मतलब तुम अपना फुल पोटेंशियल यूज करना चाहते हो, तुम अपना फुल डेवलपमेंट करना चाहते हो, तुम अपने आप को एट पार देखना चाहते हो, तो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यही वाली सबसे टफ होती है, यहां तक कोई पहुंच नहीं पाता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक कोई नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कभी कोई इंसान खुद से सेटिस्फाई हो ही नहीं पाता। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंसान खुद से सेटिस्फाई होगा तभी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग लेवल है जो मैस्लो ने बताए। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पर टिक भी करके रखा है। तो देखो साइकोलॉजिकल नीड कौन से होते हैं? बायोलॉजिकल नीड्स रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व ह्यूमन लाइफ, मतलब जिंदा रहने के लिए, लाइक सर्वाइवल नीड्स भी बोलते हैं इनको, फूड, ड्रिंक, एयर, स्लीप एक्सेट्रा। ठीक है, सेटिस्फाइड फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाली नीड सबसे पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर यही नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी तो भाई तुमको पता है जब तुम जिंदा ही नहीं रहने वाले हो तो काहे का फिर काम करोगे अच्छे से। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड रिपीटेटिवली बट दे आर एसेंशियली फाइनाइट। बोल रहा है साइकोलॉजिकल नीड रिपीटेटिवली सेटिस्फाई होना चाहिए बट ये फाइनाइट नेचर में होते हैं, मतलब एक दिन में तुमको जितना खाना खाना है वो फिक्स होता है। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं तुम्हारा जो भी ये सब जो बेसिक नीड है, एक दिन में तुमको 6 घंटे सोना है, मतलब वो 6 घंटे की तुम्हारी नीड है, तो ये सब चीजें क्या है? एसेंशियली फाइनाइट नेचर की है। ठीक है, सेफ्टी नीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल डेंजर एंड इकोनॉमिकल सिक्योरिटी। ठीक है, तुमको कोई फिजिकल डेंजर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा कोई वो ना चल रहा हो जिससे तुमको फिजिकल डेंजर हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी मशीन जो भी यूज हो रही है उससे तुमको प्रोटेक्शन मिले रहा है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस मिला रहा है। जैसे तुम अगर किसी क्रिटिकल मशीन या किसी भट्टी वट्टी के सामने काम करते हो तो हो सकता है कुछ केसेस में कि तो कुछ अगर हादसा हो जाए तो कम से कम तुम्हारा इंश्योरेंस करा के दे ऑर्गेनाइजेशन वाले। प्लस इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मतलब तुमको जॉब से ना निकाले। ठीक है, तो देखो फाइनाइट होती है बट मोटिवेटर्स इन केस आर आर्बिट्रेरी एंड अनप्रेडिक्टेबल मैनेजमेंट एक्शन। मोटिवेटर्स क्या होते हैं यहाँ पर? कोई भी ऐसा चीज जो अनफेयर, आर्बिट्रेटरी मतलब अनफेयर तरीके से तुम्हारे लिए कोई डिसीजन मेकिंग हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर मैनेजमेंट की कोई भी ऐसी अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी बदल दे, वक्त बदल दे, जज्बात बदल दे, जिंदगी बदल दे, ऐसा कुछ बदल दे, तो उन सब चीजों से सिक्योरिटी मिलना इज
सेफ्टी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्फ्लुएंस दीज नीड्स थ्रू पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस प्लान्स, फियर ऑफ डिसमल एक्सेट्रा। तो ये सारी पेंशन स्कीम वगैरह लाके, इंश्योरेंस वगैरह लाके ये सब चीजों से तुमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल नीड। तो मैन इज अ सोशल एनिमल, यस वी ऑल नो, ठीक है। तो सोशल नीड्स रेफर टू नीड्स फॉर बिलोंगिंगनेस, नीड फॉर एक्सेप्टेंस, नीड फॉर लव एंड अफेक्शन, ठीक है। तो तुम्हारी बिलोंगिंगनेस हो, तुमको एक्सेप्ट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तुमको एक वो लव एंड अफेक्शन के साथ ट्रीट किया जाए, तुम्हारे साथ जो भी ट्रीटमेंट है वो अच्छा हो, तो दिस इज व्हाट वी कैन से सोशल नीड्स। तो सच नीड्स आर इनफाइनाइट एज दे आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी नीड बिकॉज दे आर नॉट एसेंशियली टू प्रिजर्व ह्यूमन लाइफ। और इनको ये चीज पहली बात तो इनफाइनाइट होती है, तुमको जितना भी मिल जाए तुमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, इनको सेकेंडरी लेवल में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जिंदा रहने के लिए ऐसे जरूरी नहीं है, तुम इनके बिना जिंदा रह सकते हो, तुम बिना लोगों से मिले जुले फ्रेंडशिप के जिंदा रह सकते हो, तो इसलिए इनको सेकेंडरी लेवल पर डाला गया मैस्लो के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्फ्लुएंस दिस नीड थ्रू सुपरविजन, कम्युनिकेशन एंड वर्क ग्रुप, ठीक है। तो ये सब चीजें प्रॉपर सुपरविजन से, मोटिवेशन वगैरह से, कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज करके, जिससे टू वे कम्युनिकेशन हो, मैनेजमेंट का भी हो, सबऑर्डिनेट्स का भी हो, और वर्क ग्रुप वगैरह क्रिएट करके फुलफिल करवा सकते हैं। एस्टीम नीड्स मतलब होता है सेल्फ एस्टीम, मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। एस्टीम ऑफ अदर, सेल्फ एस्टीम नीड इंक्लूड सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस, अचीवमेंट्स, नॉलेज, इंडिपेंडेंस। तो बोल रहा है सेल्फ एस्टीम अपना भी हो सकता है और दूसरों का भी हो सकता है। तो हमारे सेल्फ एस्टीम के अंदर क्या क्या आता है? हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी कॉम्पिटेंसी, हमारी अचीवमेंट्स, हमारी नॉलेज, हमारी इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें हमारे अंदर की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट को डिफाइन करती है। जबकि एस्टीम्स ऑफ अदर में रेपुटेशन, स्टेटस और रिकॉग्निशन, मतलब सामने वाले से तुमको क्या चाहिए, तुमको सामने वाले से चाहिए कोई रेपुटेशन मिल जाए, तुमको स्टेटस मिले, तुम्हारा रिकॉग्निशन हो, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में अस्तित्व हो, ये चीज चाहिए, ठीक है। तो वो होता है एस्टीम नीड्स। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मतलब दीज आर द नीड्स ऑफ रियलाइजिंग वंस फुल पोटेंशियल फॉर कंटिन्यूड सेल्फ डेवलपमेंट एंड बीइंग क्रिएटिव। तो बोल रहा है अपने आप का फुल डेवलपमेंट करना, अपने आप का फुल यूटिलाइजेशन करना, अपने आप को एट पार तक डेवलप करना, तो दैट इज व्हाट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। डिजायर, ठीक है, ये एक बड़ी डिजायर होती है किसी भी आदमी की कि वो एट पार हो, वो बेस्ट हो। कोई भी इंसान चाहता है कि आई वांट टू बी द बेस्ट, ठीक है। इट इज साइकोलॉजिकल इन नेचर एंड वेरी फ्यू पर्सन सेटिस्फाइड। बोल रहा है साइकोलॉजिकल नेचर में और बहुत कम ही लोग इसको सेटिस्फाई कर पाते हैं, ठीक है। तो मैस्लोज नीड प्रायोरिटी और हायरार्की मॉडल ऑफ मोटिवेशन हैज गेन एक्सटेंसिव पॉपुलैरिटी बिकॉज इट इज सिंपल एंड लॉजिकल। तो बोल रहा है इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली पुराने जमाने में, ट्रेडिशनल समय में, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल था और बहुत ज्यादा लॉजिकल था, ठीक है। The theory could not be validated, but it is said to contain some fundamental truth which do not require any proof. बोल रहा है थ्योरी को कोई वैलिडेट नहीं कर पाया, कोई प्रूफ नहीं कर पाया इसकी रिलायबिलिटी को, पर इसके अंदर फिर भी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऐसे थे जो हम लोग एक्सेप्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अब क्रिटिसिज्म देखते हैं इस थ्योरी का, तो देखो needs are not the only determinant of behavior. People seek objective and engage in behavior that is in no way connected with the gratification of need. There are only motivational factors like perception, expectation, experience, etc. तो क्या बोल रहा है? Motivation are not the only determinant of behavior. नीड्स मतलब तुम्हारी जो नीड्स है वो अकेले एक मोटिवेटर की तरह काम नहीं करते हैं। सिर्फ तुम्हारी नीड फुलफिल हो जाना, दैट इज नॉट वर्क्स एज मोटिवेशन। तुम्हारा कुछ तो भी तुमको लेवल पे, सिर्फ तुम्हारी जो नीड है, नहीं मेरे को पैसा चाहिए, नहीं मेरे को प्रमोशन चाहिए, इसके अलावा कुछ चीजें सेटिस्फेक्शन से भी रिलेटेड होगी कि नहीं होगी? तो बोलोगे भैया पैसा मिलेगा तो सेटिस्फाई हो जाऊंगा ना? नहीं। देख लो तुम करोड़पति कितने सारे लोग जो सेटिस्फाई नहीं होते, फांसी वासी लगा के सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड। दे हैव मनी, दे हैव रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी, but then also they do this. Why? Because they are not satisfied. ठीक है। तो बोल रहा है people seek object and engage in behavior that, देखो उनके बिहेवियर को भी समझना जरूरी है, ठीक है। That is in no way connected with the gratification of needs. बोल रहा है किसी भी तरीके से बिहेवियर पूरी तरीके से नीड्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब सिर्फ तुम नीड के बेसिस पे तो किसी का बिहेवियर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। There are only motivating factors, ठीक है, अदर मोटिवेशनल फैक्टर्स लाइक परसेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सपीरियंस। तो बोल रहा है अदर मोटिवेशनल फैक्टर्स में तुम्हारे परसेप्शन भी आते हैं, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस भी आती है और तुम्हारे एक्सपीरियंस भी आते हैं, ठीक है, कि तुम्हारा पहले का एक्सपीरियंस कैसा, उस बेसिस पे भी डिसाइड हो सकता है कि तुम कैसे मोटिवेट होगे, ठीक है। नेक्स्ट, द थ्योरी गिव एन ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड एंड मोटिवेशन। बोल रहा है इस थ्योरी से हमको ओवर सिंप्लीफिकेशन मिला ह्यूमन नीड्स और मोटिवेशन का, मतलब कुछ ज्यादा ही सिंप्लीफाइड वे में समझाया गया, विच इज नॉट सिंप्लीफाइड, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इतना सिंपल नहीं है। नीड रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट डू नॉट अलाउ द फॉलो द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ हायरार्की सजेस्टेड बाय मैस्लो। बोल रहा है नीड रिकॉग्निशन करना जरूरी नहीं है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर है। एक बात बताओ, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जिन लोगों को गाना, जिन लोगों को पढ़ाना, जैसे मेरे को पढ़ाना पसंद है, मेरे को अपनी नॉलेज बांटना पसंद है, तो मेरे लिए पैसा एक फैक्टर नहीं है।
मेरे को बस एक बेसिक मनी चाहिए जो मैं खुद ट्यूशन पढ़ा के कमा लेता हूं, जिससे मेरे घर वालों का काम चल जाए, मेरा काम चल जाए, अच्छे से मेरी पढ़ाई हो जाए बस। और मेरा जो मोटिवेशनल फैक्टर है वो ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चों की हेल्प कर पाऊं, जिन लोग मेरी तरह हैं, जिन लोग घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई भी रीजन है और लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो दैट इज मोटिवेशन फॉर मी। मेरे लिए तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एस्टीम सबसे पहले आ गया। जो हायरार्की थी उसमें मेरे लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम सबसे पहले आ गया। मेरे लिए तो पैसा नहीं आया, मेरे लिए तो पैसा लास्ट में आ रहा है। तो फिर तो वही चीज बोल रहा है कि एक हायरार्की फॉलो करे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। नीड क्लासिफिकेशन इज समवॉट आर्टिफिशियल एंड आर्बिट्रेटरी एज ह्यूमन नीड्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू नीट वाटर लाइट कंपार्टमेंट। बोल रहा है ह्यूमन नीड्स को एक नीट वाटर लाइट कंपार्टमेंट में तुम नहीं बांट सकते कि नहीं यहाँ पर यही चाहिए, यहाँ पर यही चाहिए, यहाँ पर यही चाहिए। ये सफल कर सकती है पीपल टू पीपल कि किसी के लिए पहले ये बन जाए बेसिक, किसी के लिए पहले वो बन जाए, तो दिस कैन बी शफल्ड। Therefore, the theory may not have universal validity। तो इसलिए इस थ्योरी का यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं हुआ। The hierarchy of need is not always fixed। बोल रहा है हायरार्की फिक्स नहीं होगी हमेशा। Different people may have different order। अलग अलग लोगों के अलग अलग ऑर्डर्स होंगे। एग्जांपल यहाँ पर लिखा है क्रिएटिव लाइक सिंगर, पेंटर, सेल्फ एक्सप्रेशन बिकम डोमिनेंट। ये देखो यहाँ पर वही सारे एग्जांपल लिखे हैं कि एक आर्टिस्ट के लिए, ठीक है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो पहले आ जाएगा, पैसा बाद में आएगा, ठीक है। बोल रहा है प्रायोरिटी चेंज होती है। द नीड प्रायोरिटी ऑफ द सेम इंडिविजुअल में चेंज ओवर टाइम। तो बोल रहा है जो मेरी प्रायोरिटी थी नीड्स की वो भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है, ठीक है। मैनेजर कैन नॉट कीप अप कंटिन्यूअसली रिवॉल्यूशनिंग सेट ऑफ नीड। तो बोल रहा है मैनेजर बार बार इन चीजों को चेंज नहीं कर सकता। लोगों के चेंज होने के कारण बार बार मैनेजर सिर्फ यही करते बैठ रहा है कि नहीं आप पहले ये आ गया फिर बाद में आ गया, फिर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैस्लोज मॉडल प्रेजेंट अ समवॉट स्टैटिक पिक्चर ऑफ नीड स्ट्रक्चर। तो बोल रहा है मैस्लो की जो स्ट्रक्चर थी बहुत स्टैटिक थी, बहुत ज्यादा स्टिल थी, उसको हम लोग बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है। Maslow's theory is based on relative small sample. It is clinically derived theory and its units of analysis is the individual. That is why Maslow presented his model with an apology to those insist on conventionally reliability, validity और sampling। तो बोल रहा है मैस्लो की जो थ्योरी थी वो बहुत कम सैम्पलिंग में बहुत लैब टेस्टेड थी, देखो क्लिनिकली टेस्टेड थी, ये देखो क्लिनिकली डिराइव थी और इंडिविजुअल्स पे बेस्ड थी। तो इसलिए मैस्लो ने इस अपनी थ्योरी को एपोलॉजी मतलब माफी मांगते हुए बोला कि ये थ्योरी उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोग मेरे को बोलेंगे कि भाई अपनी रिलायबिलिटी दिखाओ, वैलिडिटी बताओ और सैम्पलिंग बताओ कि कितनी सैम्पलिंग किए हो, कितने बार टेस्ट किए हो। वो जिन लोग ये पूछने वाले हैं उन लोगों के लिए थ्योरी पहले ही नहीं है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, ठीक है। ऐसा There is no definite evidence that only a need is satisfied. It loses its motivational force। क्या बोल रहा है? There is no definite evidence that one need is satisfied. It loses motivational force। तो बोल रहा है अगर एक नीड सेटिस्फाई हो जाए तो जरूरी नहीं है कि उस नीड का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। ये भी बोल रहा है कि तुम्हारी एक नीड सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा मोटिवेशन उस पर्टिकुलर नीड के लिए अब खत्म हो जाएगा। हो सकता है उसी नीड को और दूं, तुम लोग और मोटिवेट होते जाओ, ठीक है। तो इट्स कंप्लीटली डायनामिक, ठीक है। It is also doubtful that the satisfaction of one need automatically activate the next need in the hierarchy। बोल रहा है ये भी डाउटफुल था कि एक नीड कंप्लीट होने के बाद दूसरी नीड ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी, ये भी डाउटफुल था। Some person will not aspire after their lower needs have been satisfied। Human behavior is the outcome of several needs acting simultaneously। बोल रहा है कुछ पर्सन तो सेटिस्फाई नहीं हुए, कुछ पर्सन की तो नेक्स्ट नीड एक्टिवेट ही नहीं हुई। ये जब चल रहा था एक नीड सेटिस्फाई हुई, दूसरे बंदों उन लोगों की नेक्स्ट नीड एक्टिविटी नहीं हुई। तो इसलिए बोल रहा है ह्यूमन बिहेवियर जो है इज द आउटकम ऑफ सेवरल एक्टिविटी साइमल्टेनियसली। बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी नीड्स हमको साइमल्टेनियसली फुलफिल करनी पड़ती है मोटिवेशन के लिए। तो मोटिवेशन इज अल्टीमेटली अ डायनामिक फैक्टर। और मैस्लो की थ्योरी इन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ फेल हुई, ठीक है। तो पर क्या बोल सकते हैं, पुराना तरीका था, ट्रेडिशनल टेक्निक थी, तो कंसिडर कर सकते हैं। तो उस टाइम पे थी अच्छी, अभी नहीं होगी अच्छी क्योंकि बहुत सारी मॉडर्न थ्योरी आ गई है। नेक्स्ट है हर्जबर्ग की मॉडल थ्योरी। तो देखो हर्जबर्ग को हम लोग टू फैक्टर भी बोलते हैं। टू फैक्टर इसलिए क्योंकि इन्होंने एक हाइजीन फैक्टर लिया और एक मोटिवेशन फैक्टर लिया, और इनकी थ्योरी ना थोड़ी सी डिफरेंट थी। मैं तुम लोगों को पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करता हूँ। इनकी थ्योरी कुछ ऐसी थी कि ये बोलते थे कि तुम्हारे एक हाइजीन फैक्टर है, ठीक है, और तुम्हारे एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, और दोनों आपस में इंटर रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक तरह तुम सेटिस्फाई होगे तो मैं बोल सकता हूँ दूसरी तरफ तुम डिससेटिस्फाई नहीं होगे। अगर तुम डिमोटिवेटेड हो तो तुम नॉन डिमोटिवेटेड हो जाओगे। मतलब समझो तुम मेरी बात को, ये देखो नीचे यहां पर दिया हुआ है, ये देखो जैसे मान लो मोटिवेटिंग फैक्टर्स है। मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन से है तुम ये देखो, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क इटसेल्फ। ये क्या है, मोटिवेशनल फैक्टर्स है। कौन से फैक्टर्स है, मोटिवेशनल। अगर तुमको कोई अचीवमेंट मिली तो मोटिवेट हो जाओगे, अगर तुमको कोई पद मिला ऑर्गेनाइजेशन में तो तुम मोटिवेट हो जाओगे, कोई एडवांसमेंट मिली तुम मोटिवेट हो जाओगे, कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिली तुम मोटिवेट हो जाओगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली मैनेजर से तुम मोटिवेट हो जाओगे, अरे मैनेजर मेरे को लायक समझता है। कोई उसका काम करो, तुम खुद से कोई काम करो तो तुम मोटिवेट हो जाओगे, कोई अच्छा काम। तो दीज आर द मोटिवेशन फैक्टर्स। तो बोल रहा है अगर मोटिवेशनल फैक्टर्स हुए तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा,
ठीक है, पर अगर मोटिवेशनल फैक्टर्स नहीं हुए तो एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, दैट्स ऑल। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, बस वो नॉन सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब तुम लोग बोलोगे नॉन सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड तो सेम ही है ना, मतलब मैं ये बोल रहा हूं यहां पर कि ये जरूरी नहीं है। अब तुम इसको हाइजीन फैक्टर्स के साथ रिलेट करके पढ़ो तो तुमको ज्यादा क्लियर समझ में आए। पहले हाइजीन फैक्टर बता दूं, नॉर्मल पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन जो कंपनी के अंदर होती है, टेक्निकल सुपरविजन तुमको जिससे मिल रही है, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पीयर्स, ठीक है, जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं उन लोगों के साथ रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर्स, ठीक है, रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट्स, नीचे वाले लोग, तुम्हारी सैलरी कितनी है, जॉब सिक्योरिटी कितनी है और वर्किंग कंडीशन स्टेटस कितना है। तो मैं बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सब चीजें खराब है तो उससे तुम्हारे मोटिवेशनल फैक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बोला। समझे भैया कैसे? मैं बोला एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी मेंटेनेंस फैक्टर है, जो भी हाइजीन फैक्टर है, सब वर्स्ट है, पर मैं फिर भी बोला मोटिवेशनल फैक्टर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो तुम मोटिवेटेड रहोगे। इन फैक्टर्स के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और वही चीज ये ग्राफ यहां पर समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो हाइजीन फैक्टर अगर नहीं हुए, हाइजीन फैक्टर अगर देखो हुए तो ऐसा नहीं है कि तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे। ठीक है, हाइजीन फैक्टर अगर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो तुम ठीक है फिर भी काम करोगे, मोटिवेशनल फैक्टर है ना, तुम फिर भी काम करोगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं हाइजीन फैक्टर दे दूं, मैं तुम लोगों को एकदम अच्छी पॉलिसी दे दूं, फुल सैलरी दे दूं, एकदम मस्त पॉलिसी हो, तुम लोग से बात अच्छे से करूं, मैं मैनेजर हूं, मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा, प्यार से बात करूंगा, तुमको बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं अच्छे से ट्रीट करूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे। ऐसा इन्होंने कहा ना, मैंने नहीं कहा, ऐसा इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है ठीक है कि तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे। हाँ, पर अगर ये सब चीजें नहीं हुई तो तुम डिससेटिस्फाइड जरूर हो जाओगे, ये सब चीजें नहीं हुई तो तुम डिससेटिस्फाइड जरूर हो जाओगे। तो देखो अगर ये सब चीजें नहीं हुई, हाइजीन फैक्टर नहीं हुए तो तुमको डिससेटिस्फैक्शन होगी, पर अगर ये हुए, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते तो ऐसा नहीं कि तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे, ऐसा नहीं है टेंस टू योर सेटिस्फैक्शन, नो। ठीक है, तो वही उन्होंने दो फैक्टर्स को बांट दिया, इसलिए इसको टू फैक्टर थ्योरी बोलता है कि एक है मोटिवेशनल फैक्टर और एक है हाइजीन फैक्टर। मोटिवेशनल फैक्टर अगर हुए तो तुम मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है, अगर मोटिवेशनल फैक्टर नहीं हुए तब फिर तुम डीमोटिवेट हो जाओगे, नॉन सेटिस्फाइड हो जाओगे। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब मोटिवेशन होगा और नो मोटिवेशन के टाइम नॉन सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन हाइजीन फैक्टर अगर नहीं हुए तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पर अगर हुए ठीक है तो एटलीस्ट तुम, अगर नहीं हुए तो डिससेटिस्फाइड हो जाओगे, लेकिन अगर हुए तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज यहां पर उन्होंने कही। तो देखो अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। In late 50s, Frederick Hesburgh and his associate conducted interview of 200 engineers and accountant in the Pittsburgh area of the United States. These persons were asked to relate elements of their job which made। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सीधा सीधा लोगों को बुलाया और पूछा कि आपको एक जॉब के अंदर क्या चाहिए, आप ये बताओ, आपको ऐसा क्या चाहिए जॉब के अंदर, आप ये बताओ जो आपको मोटिवेट करता है। तो उन्होंने ये सब बोला, हमको अचीवमेंट चाहिए, हमको मोटिवेशन मिलती है, हमको रिकॉग्निशन चाहिए, हमको मोटिवेट होता है, हमको एडवांसमेंट चाहिए, हमको मोटिवेशन होती है, हमको अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ चाहिए, हमको मोटिवेशन होती है, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, हमको मोटिवेशन होती है, अगर हम खुद से कोई काम करें अच्छा, हमको मोटिवेशन होती है। तो उन्होंने खुद ही बुला के पूछा, सर्वे किया और खुद ही बुला के पूछा कि तुमको क्या चीजें मोटिवेट करती है। ठीक है, दे हैप्पी और अनहैप्पी। Analysis of this answer revealed that feeling of unhappiness or dissatisfaction were related to environment in which people are working। बोले इस एनालिसिस से ये पता चला कि जब उन लोग खुश, उन लोग दुखी होते हैं और डिससेटिस्फाई होते हैं जब इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का खराब होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर जो है वो लोगों को क्या कर देते हैं, डिससेटिस्फाई कर देते हैं। इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर कौन से, ये वाले, ठीक है, वो उनको डिससेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन वर बी रिलेटेड टू देयर जॉब्स। और बोल रहा है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन उनके जॉब से रिलेटेड था। तो सोचो एक चीज उनको मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन जॉब रिलेटेड मिल रही है, पर डिससेटिस्फैक्शन और दुखी, सैडनेस उनको इन्वायरमेंट रिलेटेड मिल रही है। ठीक है, तो दो अलग अलग फैक्टर है यहाँ पर जो उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं और डिससेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो According to Hesburgh, maintenance of hygiene factor are necessary to maintain a reasonably level of satisfaction among employees। तो उन्होंने बोला कि इन्वायरमेंट अच्छा करना, ठीक है, ये देखो मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर मतलब ये वाले फैक्टर, इन्वायरमेंट अच्छा करना बहुत जरूरी है एम्प्लॉइज को रीजनेबली सेटिस्फाई रखने के लिए। रीजनेबली सेटिस्फाइड, मोटिवेटेड नहीं ना, रीजनेबली सेटिस्फाइड। ठीक है, दिस फैक्टर डू नॉट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉय बट देयर एब्सेंसेस विल बी डिससेटिस्फाइड देम। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ये फैक्टर्स एम्प्लॉय को सेटिस्फाई तो नहीं करेंगे, मैं पहले भी बोला ये फैक्टर इंप्लॉइज को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, पर उनके डिससेटिस्फैक्शन को कम जरूर कर देंगे, उनके डिससेटिस्फैक्शन को कम जरूर कर देंगे। मतलब एक इंप्लॉय ये सारे फैक्टर्स होने के कारण सेटिस्फाई नहीं होगा, हाँ, पर ये सारे फैक्टर नहीं होने के कारण डिससेटिस्फाई जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये फैक्टर्स होने चाहिए। देयरफॉर दीस फैक्टर्स आर कॉल्ड डिससेटिस्फैक्टर्स। ठीक है, तो इसलिए इनको डिससेटिस्फैक्टर्स बोला जाता है कि अगर ये नहीं हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो इंप्लॉय क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, देयर आर नॉट इंट्रिंसिक पार्ट्स
of a job, but they are related to condition under which a job is performed. They are environmental factors intrinsic to the extrinsic to the job and given from the following table. तो देखो यहाँ पर ये factors दिए, मैं तुमको समझा दिया हूँ. On the other hand, motivational factors are intrinsic part of the job. An increase in these factors will satisfy the employee, help to improve performance, but a decrease in this factor not cause any dissatisfaction. बोल रहा है on the other hand, अगर एक एम्प्लॉय को ये फैक्टर्स दिए जाए, कौन से, ये वाले मोटिवेटिंग फैक्टर्स, तो एक एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो जाएगा, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा. पर अगर उसको ये फैक्टर्स नहीं मिले, ठीक है, तो फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन उसको कॉज नहीं होगा. ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि either it tends to satisfaction or dissatisfaction depending upon the two factors whether it is related to job or motivation. ठीक है. Herzberg noted that the two sets of the factors are unidimensional, that is unidimensional मतलब अपने अपने रास्ते भगते, एक तरफ ही भगते, तो एक ही तरफ. देखो मैं एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूं. मोटिवेशनल फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर. देखो अगर हाइजीन फैक्टर होंगे तो एम्प्लॉय को फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हाइजीन फैक्टर नहीं होंगे तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई हो जाएगा. अगर मोटिवेशनल फैक्टर्स होंगे तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो जाएगा, और अगर ये नहीं होंगे तो एम्प्लॉय को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. ऐसा बोल रहा है. ठीक है, मतलब देखो यूनिडायमेंशनल है, एक ही तरफ जा रहे हैं बस. ये देखो एक ही तरफ जा रहा है, एक ही तरफ जा रहा है, दूसरे तरफ से उनको फर्क ही नहीं पड़ता, दूसरे तरफ से उनको फर्क नहीं. तो ये तुम लोग शॉर्ट समरी लिख लो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बुक में बहुत तुमको कंफ्यूज कर देगा, बाद में तुम पढ़ोगे. ठीक है, तो कि अगर हाइजीन फैक्टर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाइजीन फैक्टर नहीं है तो डिससेटिस्फाई हो जाएगा एम्प्लॉय. अगर मोटिवेशनल फैक्टर है तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, पर अगर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये चीज तुम शॉर्ट में लिख लो ऐसे. इसको लिख लो शॉर्ट में. ठीक. नेक्स्ट, कैन बी सीन इन वन डायरेक्शन ओनली, हैज परमिटेड द पोटेंशियल ऑफ एनी जॉब फैसिलिटी इज नॉट श्योरली एज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द फैक्टर इटसेल्फ. क्या बोल रहे हैं? इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल हु मे बी आइदर अ मोटिवेशनल और सीकर. बोल रहा है पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल में भी डिपेंड करता है कि वो मोटिवेशनल है कि सीकर है, मेंटेनेंस सीकर और मोटिवेशनल सीकर. ठीक है, तो अगर एक बंदा ये है मोटिवेशनल सीकर है, ठीक है, तो उसको मोटिवेशन चाहिए सेटिस्फाई होने के लिए. पर अगर एक बंदा क्या बोलते हैं वो है हाइजीन सीकर है, तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि अच्छी हाइजीन हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अच्छा इन्वायरमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नहीं तो वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा. तो दोनों के मोटिवेशन अलग अलग चीज पे डिपेंड करते हैं, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे डिपेंड करते हैं कि वो मेंटेनेंस सीकर है कि मोटिवेशनल सीकर है. तो देखो इज मोटिवेटेड प्राइमरी बाय द नेचर ऑफ टास्क एंड हाई टॉलरेंस ऑफ द पुअर. बोल रहा है एक मोटिवेशन सीकर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं बाय नेचर ऑफ द टास्क से मोटिवेट हो सकता है. मतलब अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टास्क मिला, उसको हाई लेवल का टास्क मिला, उसको प्रमोशन वाला टास्क मिला, तो मोटिवेट हो जाएगा और हाईली टॉलरेट होगा, हाई टॉलरेंस होगी उसकी पुअर इन्वायरमेंट फैक्टर्स की. मतलब इन्वायरमेंट फैक्टर से उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, इन्वायरमेंट कैसा है, जॉब कैसी, सैलरी कैसा है, उसको फर्क नहीं पड़ता. उसको फर्क पड़ता है सिर्फ एक चीज से कि उसको रिकॉग्निशन मिले, उसको मोटिवेशन चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको इनमें से कोई एक फैक्टर चाहिए. बस बात खत्म. जो बंदे को मोटिवेशनल फैक्टर चाहिए उसको इनमें से एक फैक्टर चाहिए, उसको ये वाले फैक्टर से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत टॉलरेंट रहेगा इस चीज को लेकर. लेकिन एक मेंटेनेंस सीकर इज मोटिवेटेड प्राइमरी बाय द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट टेंड्स टू अवॉइड मोटिवेशनल अपॉर्चुनिटी. बोल रहा है मोटिवेशनल अपॉर्चुनिटी को पूरा अवॉइड कर देगा, उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट. इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब वो सिर्फ इसी चीज से मोटिवेट होगा, इससे उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मोटिवेशनल फैक्टर से उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. ही शोज लिटिल इंटरेस्ट और काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क, उसको क्वालिटी और काइंड ऑफ वर्क से फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, उसको सिर्फ चाहिए तो हाइजीन फैक्टर चाहिए. ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो कि भैया हाइजीन फैक्टर की मेंटेनेंस फैक्टर दोनों में एक ही मतलब है, हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर दोनों सेम थिंग है. ठीक है. बोल रहा है हेजनबर्ग की थ्योरी को एक ग्रेट डील ऑफ अटेंशन मिला और बहुत पॉपुलर बन गई. ठीक है, इसका जो स्ट्राइकिंग कंक्लूजन था वो ये था कि बोल रहा है कि एक इंसान जो है हायर परफॉर्मेंस को सिर्फ वेजेस बढ़ाने से और कंडीशन बढ़ाने से अचीव नहीं करता. ठीक है, वो चीज डिपेंड करती है. और एक आई ओपनर था उन मैनेजर के लिए जिन लोग सिर्फ वेजेस और फ्रिंज बेनिफिट बढ़ाते जा रहे थे और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एफिशिएंसी जो है एम्प्लॉइज की बढ़ेगी. कुछ इंप्लॉय ऐसे थे जो सिर्फ वेजेस बढ़ाए जा रहे थे, फ्रिंज बेनिफिट्स बढ़ाए जा रहे थे, ये सोच के कि परफॉर्मेंस बढ़ेगी. तो लोगों के लिए एक आई ओपनर रह गई ये वाली थ्योरी कि नहीं ऐसा नहीं है. ठीक है.
बोल रहा है इस थ्योरी का ट्रेमेंडियस इम्पैक्ट हुआ इन स्टिमुलेटिंग थॉट्स, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट इन द एरिया ऑफ वर्क मोटिवेशन। बाकी सारी चीजें ऐसी ही हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो क्रिटिसिज्म देखते हैं, ठीक है। ये वाले डायग्राम से बेटर है तुम ये वाला डायग्राम बना लेना, ये वाला, ठीक है। दिस इज वे बेटर देन दिस, ठीक है, नहीं तो ये तुम लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है हसबर्ग थ्योरी का, तो देखो द थ्योरी इज बेस्ड ऑन स्मॉल सैंपल ऑफ 200 अकाउंटेंट इंजीनियर विच इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव। बोल रहा है बहुत कम सैंपल लिया गया था तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है। और द वर्क फोर्स इन द जनरल अदर रिसर्च हैव ड्रॉन डिफरेंट रिजल्ट्स फ्रॉम सिमिलर स्टडीज। बोल रहा है कुछ अदर रिसर्चर्स ने डिफरेंट रिजल्ट निकाले इसी चीज को करके डिफरेंट रिजल्ट निकाल के दिखाए। The theory is most applicable to the knowledge workers. Study of manual workers are less supportive of the theory. Therefore, the theory is not universally applicable. बोल रहा है जो knowledgeable workers है उनके ऊपर थ्योरी वर्क की, जो लेस नॉलेज वर्कर्स थे उन लोगों के ऊपर थ्योरी वर्क नहीं की। Herzberg model is method bound and this is limited by critical incident method used to obtain information which satisfy people attributes to the cause of their feeling of themselves. When they are dissatisfied their attributes to failures to outside forces, people tends to tell the interviewers that what he would like to hear rather than what they really feel, ठीक है। The entire method used by Herzberg suffers from bias. The approach is highly subjective. Therefore, the empirical study, देखो सिंपल यहाँ पर तुम इतना ही हाईलाइट करो कि suffer from bias, ठीक है। He would like to hear rather than they what they really feel, ठीक है। और दिस इज हाईली सब्जेक्टिव। अब इसका मतलब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, इसका मतलब ये है कि क्योंकि इसने इंटरव्यू मेथड लगाया था, इसने एम्प्लॉय को बुला के उनका इंटरव्यू लिया था कि बताओ तुमको क्या चीज पसंद क्या चीज नहीं पसंद, तो एम्प्लॉय यहाँ पर खुल के बात नहीं कर पाए। उन्होंने वही बोला जो मैनेजमेंट सामने बैठी थी सुनना चाहती थी। मैनेजमेंट अपने बारे में कुछ बुरा सुनना चाहती है क्या? नहीं। तो लोग डर के मारे कि हमको जॉब से ना निकाल दे, हमको कुछ बोल ना दे, हमसे गुस्सा ना हो जाए, उन लोग वही चीज बोल रहे थे जो मैनेजमेंट सुनना चाह रही थी। दैट्स ऑल, बस उन लोग वही बोल पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बायसनेस और हाईली सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। थ्योरी फोकस टू मच अटेंशन ऑन सेटिस्फैक्शन रेदर देन द परफॉर्मेंस लेवल। बोल रहा है सेटिस्फैक्शन पे ज्यादा फोकस किया, परफॉर्मेंस लेवल पे फोकस नहीं किया। देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस, और कोई डायरेक्ट लिंक क्रिएट नहीं कर पाया सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस के बीच में, ठीक है। तो ये थ्योरी को ओवर सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन बोला गया ऑन द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। द डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेंटेनेंस फैक्टर एंड द मोटिवेशन फैक्टर इज नॉट फिक्स। बोल रहा है इन दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस नहीं क्रिएट हो पाया, ठीक है। मेंटेनेंस फैक्टर क्या है और मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, इन लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाया, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से तो सैलरी भी एक मोटिवेशन फैक्टर होती है और उसको मेंटेनेंस फैक्टर में डाला गया, ठीक है। तो द सम फैक्टर्स मे बी मोटिवेटिंग फॉर सम पीपल एंड मेंटेनेंस फॉर अदर पीपल। देखो कुछ फैक्टर्स मोटिवेटिंग हो सकते हैं, सैलरी किसी के लिए मोटिवेशन हो सकता है और किसी के लिए मेंटेनेंस फैक्टर हो सकता है। तो इसीलिए इस थ्योरी को इस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट है मैकग्रेगोर मॉडल। तो मैकग्रेगोर मॉडल के अंदर उन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बारे में बताया। तो सिंपली उन्होंने थ्योरी एक्स के अंदर वो लोगों को डाल दिया, वो एम्प्लॉइज को डाल दिया जो एम्प्लॉइज खुद से काम नहीं करना चाहते, जो एम्प्लॉइज आलसी होते हैं, जिन लोग हमेशा काम से भगते हैं, जिन लोगों को गाइडेंस की जरूरत होती है, जिन लोग ब्लाइंड फॉरवर्ड अपने सुपरवाइजर का भरोसा करते हैं, जिन लोग ब्लाइंड फॉरवर्ड, जिन लोगों को हर चीज क्या बोलते हैं वो चाहिए, बेबी फीडिंग चाहिए, जिनको स्पून फीडिंग चाहिए, जिन लोगों को हर चीज रेडी चाहिए, जिनको हर पॉलिसी रेडी चाहिए, जिनको इंप्लीमेंटेशन में गाइडेंस चाहिए, हर चीज में गाइडेंस चाहिए और बिना गाइडेंस के लोग काम नहीं कर सकते। तो वो आए थ्योरी एक्स के अंदर। तो तुम लोग बोलोगे अल्टीमेटली भैया पूरे बकवास लेवल के एम्प्लॉय इसके अंदर आ गए। मैं बोला हाँ, और ऐसे एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो होने ही नहीं चाहिए, पर होते हैं ऐसे एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो चीज है थ्योरी एक्स में। तो देखो टू अल्टरनेटिव सेट ऑफ assumption मैकग्रेगोर हैज डिस्क्राइब्ड इन थ्योरी एक्स एंड वाई। तो एवरेज इंडिविजुअल इज बाय नेचर इंडोलेंट एंड विल अवॉइड वर्क इफ ही कैन। हमेशा ये काम से भागने की कोशिश करेगा। एवरेज पीपल लैक एम्बिशन, डिसलाइक रिस्पांसिबिलिटी, प्रेफर नॉलेज। ना इसको एम्बिशन पसंद, ना इसको रिस्पांसिबिलिटी लेना पसंद, और हमेशा भागने की कोशिश करता रहता है इन सब चीजों से। एवरेज ह्यूमन बीइंग इनहेरेंटली सेल्फ सेंटर्ड एंड इंडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मतलब सेल्फिश होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल से इनको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मोस्ट पीपल आर बाय नेचर रेसिस्टेंट टू चेंज एंड वांट सिक्योरिटी अबव ऑल। तो इन लोग चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करना चाहते और इन लोगों को हाई सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। इन लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, इनको चेंजेस, इन लोग जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, बहुत रिजिड नेचर के होते हैं, ठीक है। द एवरेज इंडिविजुअल इज गुलिबल, नॉट वेरी ब्राइट एंड द रेडी विक्टिम ऑफ द स्कीमर्स। तो इन लोग ब्लाइंड फॉलो अप करने वाले होते हैं, ना इन लोग ब्राइट होते हैं, मतलब दिमागदार नहीं होते, इन लोग के पास खुद की बुद्धि नहीं होती, खुद का दिमाग ये लोग चला नहीं पाते हैं। और विक्टिम ऑफ स्कीमर्स है। स्कीमर्स मतलब जिन लोग पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करते हैं, जिन लोग टेबल के नीचे सीक्रेट पॉलिसी बनाते हैं, सीक्रेट पॉलिसी बनाते हैं, उन लोगों के विक्टिम बन जाते हैं, उन लोगों के झांसे में लोग आ जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन लोग तो फॉलो अप करने वालों में से हैं, ठीक है। On the basis of these assumptions, the conventional view of the management puts forward the following proposition. तो देखो, management is responsible for organizing the element of productive enterprise
मनी मटेरियल इक्विपमेंट। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए, ठीक है। इन लोगों के भरोसे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ा जा सकता, मैनेजमेंट को हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लेनी पड़ती है। विथ रिस्पेक्ट टू पीपल, मैनेजमेंट इन्वॉल्व डायरेक्टिंग देयर एफर्ट्स, मोटिवेटिंग देम, कंट्रोलिंग देयर एक्शन, मॉडिफाइंग बिहेवियर टू फिट द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये लोगों को देखते हुए मैनेजमेंट को इन लोगों को डायरेक्ट करना पड़ता है, इनके एफर्ट्स को इनको मोटिवेट करना पड़ता है, इनको कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। इनके बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ ले जाना पड़ता है, मैनेजमेंट को ये सब काम करना पड़ता है, ठीक है। विदाउट एक्टिव इंटरवेंशन बाय मैनेजमेंट, पीपल विल बी पैसिव इवन रेसिस्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशन नीड, दिस मस्ट देयरफॉर बी परसुएड, रिवॉर्डेड, पनिश एंड कंट्रोल। तो बोल रहा है मैनेजमेंट की इंटरवेंशन के बिना इन लोग कोई काम नहीं कर सकते, इन लोगों को टाइम टू टाइम इन लोगों के फायदे बताने पड़ते हैं, इन लोगों को मनाना पड़ता है, इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, इन लोगों को रिवॉर्ड, पनिशमेंट और कंट्रोल देना पड़ता है। बेसिकली कैरोट और स्टिक टेक्निक अपनानी पड़ती है। जिन लोग अच्छा काम किए उनको कैरोट पकड़ाओ, जिन लोग बुरा काम किए उनको स्टिक से मारो, ठीक है। वो वाली टेक्निक अपनानी पड़ती है, ठीक है। are negative in nature, therefore theory X is conventional और traditional। बोल रहा है theory X conventional और traditional approach to motivation है। बोल रहा है एक्सटर्नल कंट्रोल्स को अच्छा माना गया है ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए जिन लोग अनरिलायबल हैं, इररिस्पॉन्सिबल है और इमैच्योर है, ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में थ्योरी एक्स इंप्लीमेंट करो जहां पर क्लोज सुपरविजन, कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स और हाई कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी की जरूरत है, ठीक है। यहां पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो किया जाएगा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है। कैरोट और स्टिक अप्रोच का यहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। थ्योरी वाई इसका उल्टा, थ्योरी वाई ऐसे लोग हैं जिन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं, जिन लोग इन्वॉल्वमेंट पसंद करते हैं, जिन लोग अपनी रिकॉग्निशन चाहते हैं, जिन लोग एक्टिव होते हैं, जिन लोगों को काम करना पसंद है, जिन लोग दिन भर चाहे तो दिन भर काम कर सकते हैं, जिन लोग एक्टिव मैनेजर है, जिन लोगों को अपने काम से प्यार है, ऐसे लोग थ्योरी वाई में आते हैं, ठीक है। Theory X is based on faulty conception of the human behavior. McGregor recognized certain need that Theory X fail to take into action. This relate to self-fulfillment, ego, ठीक है, social need of individual worker. To meet these human needs in business, McGregor suggests the counter approach to management, which is called Theory Y. तो counter approach मतलब X का उल्टा, X का उल्टा क्या हुआ देखो। Management is responsible for organizing the element of the productive activities in the interest of the economic and social ends. तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है काहे के लिए, ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट्स, चाहे वो प्रोडक्टिव हो, सारी प्रोडक्टिव चीजों के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल एंड से रिलेटेड हो, ठीक है। पीपल आर नॉट बाय नेचर पैसिव और रेसिस्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशन नीड, दे बिकम सो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो बोल रहे हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस लोगों का काम होता है, उन लोगों को हाई नॉलेज होता है। मोटिवेशन, पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी ऑफ अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेडीनेस टू डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर प्रेजेंट इन पीपल, मैनेजमेंट डज नॉट पुट देम देयर। बोल रहा है मैनेजमेंट को खुद वहां पर डालना नहीं पड़ता, लोगों के अंदर खुद ही मोटिवेशन, पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता, ये सारी चीजें यहाँ के लोगों के अंदर, कहाँ एक्स लोगों के अंदर पहले से ही रहती है, मैनेजमेंट को यहाँ पर डालना नहीं पड़ता, ठीक है। It is responsible manager to make possible for people to recognize and develop the characteristics of themselves। और यहाँ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के आती है कि वो लोगों को रिकॉग्नाइज कराए और लोगों के अंदर डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड करे, उन लोगों का रिकॉग्निशन ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों को फील कराए कि नहीं हमारा भी अस्तित्व है ऑर्गेनाइजेशन में, ये मैनेजमेंट का जिम्मेदारी यहाँ बन जाता है। Essential task of management is to arrange organizational condition and methods of the operation so that people can achieve their own goals best by directing their own efforts toward organizational goal। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ऐसी कोई स्थिति बनाए, ऐसा कोई कंडीशन बनाए जहां पर लोग खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर ले और खुद ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ अपने आप को बढ़ाएं, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ओबीडियंट हो, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अपने आप को न्यौछावर करे, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरी बाय सर्टेन असम्पशंस पे बेस्ड है। द एक्सपेंडिचर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स इज एन नेचुरल एज अ प्ले ऑफ रेस्ट, ठीक है, प्ले एंड रेस्ट। द एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज नो एरियन डिसलाइक फॉर वर्क। तो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को अपने वर्क से चिढ़ नहीं है, ठीक है। उन लोग काम करना चाहते हैं अपनी इच्छा से, उनकी खुद की इच्छा शक्ति कि हमको काम करना है। इनहेरेंट मतलब होता है चिपका हुआ, ठीक है। वर्क इज मीनिंगफुल शुड बी अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, इट कैन बी वॉलंटरी परफॉर्म। तो बोल रहे हैं यहाँ पर वॉलंटरी परफॉर्मेंस होगी और वर्क अपने आप में एक सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन है। मतलब मेरा बचपन से सपना था कि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आईएएस ऑफिसर बनने के बाद कोई पैसा वैसा कुछ नहीं, मेरा सपना था कि मेरे को अपने किसी एक सिटी को, अपने इंडिया को, कंट्री को सर्व करना है, तो दैट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। मेरा काम मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनेगा, ना कि पैसा और एनी अदर फैक्टर, ठीक है। Man will exercise self control and self direction in the service of objective to which he is committed, ठीक है। वो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डायरेक्शन को एक्सरसाइज करेगा यहाँ पर क्योंकि वो नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है। एक्सटर्नल कंट्रोल थ्रेट ऑफ पोजीशन इज नॉट द ओनली मींस ऑफ मोटिवेशन पीपल टू वर्क अचीव ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, ये सब का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। Commitment to objective is the result of reward associated with the achievement. The most significant of such reward example, satisfaction of ego, self-development needs, can be direct result of the effort directed toward the
और टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो बोल रहा है यहाँ पर जो तुमको ईगो सेटिस्फेक्शन मिलेगा और सेल्फ डेवलपमेंट नीड जो तुम्हारी पूरी होगी कि मेरा डेवलपमेंट हुआ, मेरा बेसिकली प्रमोशन हुआ, ठीक है, मेरे को रिकॉग्निशन मिला ऑर्गेनाइजेशन में, वो तुम्हारे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर है जो कि तुमको ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। ठीक है, once the people have selected their goals they will pursue it even without close supervision control। और एक बार उन लोगों के अंदर ये चीज आ गई, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ गई, तो बिना सुपरविजन बिना कंट्रोल के भी उन लोग काम करेंगे। ठीक है, द एवरेज ह्यूमन बीइंग अंडर प्रॉपर कंडीशन डज नॉट शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज रेडी नॉट ओनली टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो टू सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ एम्बिशन आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंस रेदर देन बीइंग इनहेरेंट ऑफ द रिवर। तो यहाँ पर बोल रहा है जो एवरेज ह्यूमन बीइंग होते हैं वो प्रॉपर कंडीशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी छोड़ते नहीं है कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, उन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ठीक है, ही इज रेडी नॉट टू ओनली एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ऑल्सो टू सीक इट। तो उन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए और उसको पूरा करने के लिए दोनों के लिए भी रेडी होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बोल रहे हैं यहाँ पर अगर अवॉइडेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लैक ऑफ एम्बिशन हुआ तो वो उसका सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेज होगा बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस रेदर देन इनहेरेंट इन द ह्यूमन नेचर। तो बेसिकली वहां पर इन्वायरमेंट ऐसा बना होगा जिस वजह से ऐसा कुछ हुआ, और कोई एक्सपीरियंस ऐसा होगा जिस वजह से ऐसा हुआ रेदर देन ह्यूमन नेचर, क्योंकि ह्यूमन नेचर यहाँ पर वैसा है ही नहीं। यहाँ पर की जो ह्यूमन बींग्स है उन लोग बहुत क्या डेडिकेटेड है अपने काम को लेके। ठीक है, the capacity to exercise a relative high degree of imagination, ingenuity and creativity in the solution of organization problem is widely not narrow distributed in the population। तो बोल रहा है यहाँ पर जो कैपेसिटी है एक्सरसाइज द रिलेटिव हाई डिग्री ऑफ इमेजिनेशन, इंजेन्युइटी एंड क्रिएटिविटी, मतलब तुमको यहाँ पर खुला छोड़ा जाता है कि तुम अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन पावर, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर का यूज करो। ठीक है, इन द सॉल्यूशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन लोगों को सॉल्व करने में अपनी खुद की क्रिएटिविटी यूज करो, अपने बुद्धि का प्रयोग करो। ठीक है, वाइडली नॉट नेरेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन, और सबको इक्वली बांटा जाता है, बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, और अंडर कंडीशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री लाइफ द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ द पीपल आर नॉट पार्शियली यूटिलाइज, इन रियलिटी पीपल हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो यहाँ पर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के अंदर बहुत अनलिमिटेड लेवल का पोटेंशियल होता है और उसको लोग एक्सरसाइज करते हैं, उसको लोग एक्सरसाइज यहाँ पर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो बेसिकली मैं ये बोलूंगा कि ये जो थ्योरी वाला कंटेंट है, ये जो थ्योरी वाला कंटेंट है उसके कुछ मेन पॉइंट्स तुम लोग सिर्फ हाईलाइट करके रखना, जो देखो रेड से मैंने किया है, बाकी सब टोटली इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंपैरिजन में बहुत अच्छे से दिया है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का। जो भी चीजें तुम हम लोग ऊपर पढ़े ना, जो भी हम लोग जो भी पढ़े कि थ्योरी एक्स थ्योरी वाई क्या बोलना चाहती थी, नीचे कंपैरिजन में बहुत अच्छे से दिया है। तो देखो यहाँ पर वर्कर काम नहीं करना चाहता, यहाँ पर वर्कर काम करना चाहते हैं, उसके लिए गेम है काम करना। ठीक है, अनएम्बिशियस होगा और डायरेक्टेड बाय अदर्स होगा, एम्बिशियस होगा और खुद ही अपने आप को डायरेक्ट कर सकता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, क्रिएटिविटी नहीं होगी, क्रिएटिविटी बहुत होगी। फोकस ऑन लोअर लेवल साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स में फोकस करेगा, जबकि ये लोग हायर लेवल नीड्स में फोकस करेंगे, जैसे कि एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, इस पे फोकस करेंगे। एक्सटर्नल कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरत लगेगा, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल की जरूरत नहीं, लोग सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑटोक्रेट लीडरशिप यहाँ पर अच्छा है, जबकि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी और पार्टिसिपेशन लाइक लेजेस फेयर, ठीक है, और ये सब चीजों की यहाँ पर जरूरत, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ये सब की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, पीपल लैक सेल्फ मोटिवेशन, पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड, यहाँ पर पीपल सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते पर यहाँ पर सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो दिस इज बेस्ट, ये चीज पढ़ लो, खत्म तुम्हारा थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। मैं पहले बोल रहा हूँ सिर्फ इसी को रीड करो, इसी को लर्न करो, इतना काफी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। बस थ्योरी एक्स थ्योरी वाई में याद रखना, एक्स वाले कैसे होते हैं, काम करने की इच्छा नहीं होती, कुछ नहीं करने की इच्छा होती, वाई वाले सब करते हैं, खुद मोटिवेटेड होते हैं, खुद उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है, ये सिर्फ इतना ही लर्न कर लो, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई काफी है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर अब क्या दिया है, वाई रिप्रेजेंट अ मॉडर्न डायनेमिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट इज बेस्ड ऑन assumption व्हिच इज नियरर टू रियलिटी। ठीक है, बोल रहा है ऐसे assumption पे बेस्ड है जो कि रियलिटी के बहुत करीब है। ठीक है, बोल रहा है वाई थ्योरी जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, जॉब एनरिचमेंट, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप और टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबल जॉब्स के बारे में बात किया गया है। ठीक है, और जबकि थ्योरी एक्स बात करता है एक्सटर्नल कंट्रोल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में। ठीक है, जबकि वाई जो है सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन के बारे में बात करता है। यहाँ पर डिफरेंस ऐसे बोला गया कि थ्योरी एक्स मतलब होता है चिल्ड्रंस को कंट्रोल करना, थ्योरी वाई मतलब होता है मैच्योर लोगों को कंट्रोल करना। ठीक है, चलो क्रिटिसिज्म देखते हैं अब। ठीक है, तो देखो यहाँ पर और एक बात और, यहाँ पर ये मोटिवेशन और लीडरशिप के बीच में रिलेशनशिप बताया है कि कैसे मोटिवेशन, किस लेवल का मोटिवेशन जो है किस टाइप का लीडरशिप डिमांड करता है। ठीक है,
तो क्रिटिसिज्म देखते हैं फर्स्ट, इट टेंड्स टू ओवर जनरलाइज एंड ओवर सिंप्लीफाई पीपल एज बीइंग वन वे और द अदर, पीपल कैन नॉट बी पुट इनटू टू एक्सट्रीम पैटर्न। और बोल रहा है लोगों को कुछ ज्यादा ही जनरलाइज तरीके से ले लिया, सिर्फ दो ही तरीके के लोग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते, बहुत सारे तरीके के लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। मैकग्रेगर थ्योरी सिक्वीज ऑल मैनेजरियल स्टाइल्स एंड फिलोसॉफीज इनटू टू एक्सट्रीम्स कंडक्ट व्हिच इज डिवोटेड ऑफ रियलिटी। तो बोल रहा है सिर्फ दो ही एक्सट्रीम सिचुएशन में डाल दिया उन्होंने, ठीक है। ऑल भी जो भी मैनेजर स्टाइल्स होते हैं उसको सिर्फ दो ही तरीके से, कि एक ऑटोक्रेटिक होगा और एक डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है। थर्डली, मैकग्रेगर सजेस्ट टैक्टिकली दैट जॉब इटसेल्फ इज द की ऑफ मोटिवेशन बट ऑल persons do not look for motivation in the job and not all work can be made intrinsically challenging or rewarded। तो बोल रहा है मैकग्रेगर ने सजेस्ट किया कि सिर्फ जॉब ही एक द सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, जॉब इज द की टू मोटिवेशन, जबकि ऐसा नहीं है। सारे पर्सन जो है वो सिर्फ जॉब से मोटिवेट नहीं होते हैं, ठीक है। चैलेंजिंग और रिवॉर्ड वो भी होना क्या बोलते हैं जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ लोग जो होते हैं उन लोगों के आज कुछ तूफानी करते ही उन लोगों का मेन टारगेट होता है कि हमको कुछ तूफानी करना है, हमको कुछ तूफानी अचीव करना है, ठीक है। और सारे वर्क मतलब इट्स वेरी डायनेमिक, सिर्फ मोटिवेशन होना या सिर्फ चैलेंजिंग होना या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, सिर्फ अथॉरिटी लेना है या सिर्फ पैसे देना या सिर्फ डायरेक्शन देना, तुम लोग नहीं बोल सकते कि 10 15 20 फैक्टर ही सिर्फ मोटिवेशन दे सकते हैं। लाखों फैक्टर हो सकते हैं जो मोटिवेशन दे। हर इंसान के 50 अलग फैक्टर होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10,000 इंप्लॉय है, 10,000 इंटू 50 कर लो, ठीक है, तो 5 लाख फैक्टर्स बन गए। 5 लाख फैक्टर तो यही बन गए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ये इतना वो नहीं कर सकते। और क्रिटिसिज्म भी जो लोग करते हैं ना, उन लोग सिर्फ वही क्रिटिसाइज वाले पॉइंट ही बार बार उठा रहे। मैं तो जब भी थ्योरीज पढ़ता हूं मैं देखता हूँ क्रिटिसिज्म के पॉइंट भी सारे सेम होते हैं, ये नहीं हुआ, डायनेमिक है, ये है वो है। तो भाई एक आइडिया तो मिल गया, एक जनरल आइडिया तो मिल गया मोटिवेशन करने का, तो वो चीज है यहाँ पर। Lastly, some managers may have theory by assumption above human nature, but they may find it necessary to behave in very directive and controlling manner with some people in the short run to help them grow in the development sense। तो बोल रहा है कुछ मैनेजर जिन लोगों को ऐसा लगा कि हाँ हमको थ्योरी बाय फॉलो करने की जरूरत है, वो मैनेजर्स भी कुछ कंट्रोल, कुछ डायरेक्शन, कुछ सुपरविजन एक्सरसाइज किए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम में जो लोग उन लोगों के अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों को डेवलपमेंट कराने के लिए हमको सुपरविजन कंट्रोल तरीके से देना पड़ेगा। तो वाई फॉलो अप करने के बावजूद लोगों को कंट्रोल एक्सरसाइज करना पड़ा, ठीक है। A question often posted in which theory is best, X or Y? So most people believe that theory Y is more desirable and productive, but in some way the best approach for all situations. The theory X might be more suitable in some crisis situation, less appropriate in routine and formalization. In some underdeveloped countries like India, X may still be useful at the lower level of organization। तो बोल रहा है जब क्रिटिकल सिचुएशन हो जब थ्योरी X अच्छा रहेगा, जब अच्छी नॉर्मल सिचुएशन चल रही हो ऑर्गेनाइजेशन तो थ्योरी Y होगा। और कुछ कंट्रीज लाइक इंडिया वहां पर थ्योरी X को ज्यादा फॉलो अप किया जाता है, ठीक है, ज्यादा यूजफुल माना जाता है। अब फाइनली मैस्लो और हेल्सबर्ग के बीच की थ्योरी के बीच में कंपैरिजन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखो हर्सबर्ग थ्योरी इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैस्लो नीड प्रायोरिटी मॉडल। तो बोल रहा है हर्सबर्ग जो है वो एक्सटेंशन मॉडल है मैस्लो का। द टू मॉडल्स आर बेसिकली कंपैटिबल और कॉम्प्लीमेंट्री, देयर इज अ क्लोज सिमिलरिटी बिटवीन सर्वाइवल नीड्स, ठीक है, एंड डिससैटिस्फैक्टरी ऑन द अदर हैंड बिटवीन द ग्रोथ नीड्स एंड द सैटिस्फैक्टरी ऑन द अदर हैंड। तो बोल रहा है सर्वाइवल नीड्स को डिससैटिस्फैक्टरी के साथ और ग्रोथ नीड्स को सैटिस्फैक्टरी नीड्स के साथ में कंपेयर किया गया कि दोनों आपस में सिमिलैरिटी शो करते हैं, ठीक है। बोथ मैस्लो और हर्सबर्ग ने सिंप्लीफाई किया मोटिवेशनल प्रोसेस को। मैस्लो का मॉडल जो है फॉर्मुलेटेड ऑन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन नीड्स, जबकि हर्सबर्ग का मॉडल जो है वो रिवॉर्ड और गोल्स के बेसिस पे हुआ, ठीक है, कि रिवॉर्ड्स और गोल्स के बेसिस पे उसने डिफाइन किया। हर्सबर्ग अटेम्प्टेड टू रिफाइन एंड रीइंफोर्स द नीड प्रायोरिटी मॉडल एंड हैज थ्रोन अ न्यू लाइट। तो वो बोल रहा है कि जो नीड प्रायोरिटी मॉडल जो था, जो मैस्लो ने बनाया था, उसको और सिंप्लीफाई करने की और रीइंफोर्स करने की नए तरीके से बताने की कोशिश की, ठीक है, ऑन द लाइट ऑफ कांसेप्ट्स ऑफ वर्क मोटिवेशन। तो देखो कैसे कि यहां पर वो बोल रहा है कि जो यहां पर मोटिवेशन है इसमें हर्सबर्ग में, और जो यहां पर मेंटेनेंस है, ठीक है, या तो मेंटेनेंस है या तो मोटिवेशन है या तो हाइजीन है या तो मोटिवेशन है। तो ये जो तीन जो शुरू की जो 3 नीड्स थी मैस्लो की, वो शो करती है यहां पर का हाइजीन फैक्टर्स, ठीक है, यहां पर के हाइजीन फैक्टर शुरू के 3 शो करती है, जबकि ये जो ऊपर के 2 हैं एस्टीम और सेक्सुअल एक्चुअलाइजेशन, वो यहां पर का मोटिवेशन शो करती है। यहां पर का वो क्या शो करती है, मोटिवेशन। तो लो मैं इसको हाईलाइट करके दिखा दिया, ठीक है। तो दोनों आपस में ऑन एवरेज दोनों सेम ही चीज शो करना चाह रही थी, बस हर्सबर्ग ने उसको और थोड़ा रीडिफाइन करने की कोशिश की, ठीक है। तो दैट्स द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू, ठीक है, कि ऐसा है, छोटा सा तो कंपैरिजन है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर जो थ्योरीज थी वो टेक्निकल थी, पर मैंने इजी वे में इसको समझाने की कोशिश की, शॉर्ट सिंपल भाषा में। अब लास्ट चैप्टर जो हमको करना है वो करना है हमारा डिसीजन मेकिंग।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।